हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन के फाइनल रिवीजन के लिए आज हम हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपको ज़रूर इस टॉपिक में से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स में क्लियर करूंगी। पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये पॉलिसी क्या है, क्यों बनाई गई है, क्या क्या इसके रिकमेंडेशंस हैं, और इसी वीडियो के बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड MCQs आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करते हैं। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूं, जो कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड प्रीवियस एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद बनाया गया है। इसमें डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस कवर तो हो ही जाएगा, साथ ही आप लोगों को हम टॉपिक वाइज MCQs एंड PYQs भी प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आपको ये पता लगता रहे कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें से कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस MCQ क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। न्यू बैच हमारा अपकमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड फ्री वीडियोस को देखने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो, आपके सामने कुछ फ्री वीडियोस आ जाएंगी, मेरे सेपरेट कंप्लीट कोर्सेज आ जाएंगे, जिसके लिए जो कि एग्जाम के लिए काफी है। इसके बाहर से ना आपको कोई बुक लेने की जरूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट के लिए पे करने की जरूरत है। इस कोर्स के बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है। लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों ने सिर्फ इसी से पढ़ाई करके अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया था। PYQs आप देख सकते हो, PDF एंड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। इसमें आपके स्टेट के साथ साथ बाकी के स्टेट्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी होती रहे। आप सभी स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बस गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किसने बनाई थी। तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि MHRD ने। अभी MHRD का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक इनिशिएटिव है। एंड स्टूडेंट्स, इससे पहले एक और एजुकेशन पॉलिसी होती थी, जिसका नाम NPE 1986 था, यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। इस पॉलिसी ने काफी अच्छे से बहुत सालों तक काम किया, लेकिन 2020 में इसकी जगह पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रखी गई थी। बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मेजर फोकस इसी पर था कि जो भी हमारे देश में एजुकेशन का सिस्टम है उसको बढ़ा दिया जाए। हर एक बच्चे को एजुकेशन मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको यूनिवर्सलाइजेशन कर देना उसका ही NEP के अंदर कंसीडर किया गया था। अब देखिए, पहले हमारे इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम था वो 10+2 रूल को फॉलो करता था, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इस रूल को बदलकर 5+3+3+4 सिस्टम रख दिया गया था। 5 का मतलब है यहाँ पर 5 साल फाउंडेशनल स्टेज होता है, 3 का मतलब है 3 साल प्रेपरेटरी स्टेज होता है, अगले 3 साल जो है वो होता है मिडल स्टेज, और नेक्स्ट 4 years विल बी योर सेकेंडरी स्टेज। तो इस अकॉर्डिंग एजुकेशन को यहाँ पर जो है क्लास, नर्सरी क्लास से लेकर के आपके 12th क्लास तक इस तरीके से अरेंज किया गया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ 5 पिलर्स के ऊपर काम करता है। ये 5 स्तंभ, ये 5 पिलर्स हैं। सबसे पहला है एक्सेस, दूसरा है क्वालिटी, तीसरा है इक्विटी, चौथा है अफोर्डेबिलिटी, और नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंटेबिलिटी। ये 5 पिलर्स हैं, ये 5 स्तंभ हैं जिसके ऊपर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी काम करती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि NEP 2020 की रिकमेंडेशन किसने दी थी, किसने ये सुझाव दिया था कि हमें पॉलिसी बनानी चाहिए। रिकमेंडेशन NEP 2020 की दी गई थी एक कमेटी के द्वारा, जिस कमेटी का नाम है कस्तूरी रंजन कमेटी।
ठीक है, सो ये नाम बहुत बार एग्जाम में आता है। कस्तूरी रंजन कमेटी ने ही रिकमेंडेशन दिया था। एंड कोलकाता एक पहला ऐसा स्टेट है जिसने एनईपी 2020 को लागू किया था। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको बताती हूँ, जैसे कि NRF एक ऐसी टर्म है जहां से क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। सो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है हमारे इंडिया में रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए बनाई गई थी। ये भी एनईपी के अंदर आता है, ये एनईपी का एक रिकमेंडेशन है। एंड इसमें ये भी बोला गया था कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है हायर एजुकेशन में, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो कम से कम 50% हमें बढ़ानी है 2035 तक। तो ये एक टारगेट है। बहुत बार टारगेट्स में से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। एंड रिसेंटली एनईपी 2020 के अंदर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिस प्लेटफॉर्म का नाम है परख। परख का मतलब है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ओके, नेशनल असेसमेंट सेंटर के अंदर ये सब चीजें आती हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए, आप लोगों ने एक एग्जाम का नाम सुना है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसकी रिकमेंडेशन भी हायर एजुकेशन को और एनटीए को एनईपी के अंदर ही दी गई थी। उन्होंने ही कहा था कि जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं हायर एजुकेशन में उनके लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना चाहिए। तो एनटीए को ये रिकमेंडेशन दिया गया था, तो उन्होंने इस इनिशिएटिव को फिर शुरू किया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स वोकेशनल एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एनईपी 2020 के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया गया था। राइट। एंड एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग नाम का एक मिशन स्टार्ट किया गया है, कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया था, वो भी एनईपी 2020 के अंदर ही आता है। ओके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेस एम्फसाइज ऑन व्हाट, यानी कि ये पॉलिसी किस चीज पर ज्यादा जोर डालती है। सो देखिए, 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी जिसका मेन काम यही था कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एलिमेंट्री लेवल के बच्चे हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, सभी को एक अच्छी एजुकेशन दी जाए और कैसे हमारे इंडिया में एक एजुकेशन लेवल को एक लेवल अप ले जाया जाए, ये सब चीजें हमें एनईपी 2020 में बताई गई हैं। सो ऑप्शंस हैं लर्निंग फॉर एग्जाम्स, क्या ये पॉलिसी बच्चों को बोलती है कि सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़िए? नहीं। रोट लर्निंग यानी कि रट्टा मारना सिखाती है। अब देखो, सरकार कोई ऐसी पॉलिसी तो नहीं बनाएगी ना जो बच्चों को रट्टा मारना सिखा रही हो, तो ये भी गलत है। प्रैक्टिस एंड ड्रिल यानी कि बच्चों को अभ्यास करवाना, और ड्रिल का मतलब यहाँ पर है कि जबरदस्ती रट्टा मारकर बच्चों के दिमाग में किसी बात को सेट कर देना, तो ये भी एक गलत ऑप्शन है। सो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी टॉपिक या जिस भी फील्ड में स्टूडेंट कुछ पढ़ रहा है उस चीज की उनको अच्छे से समझ होनी चाहिए। रट्टा नहीं मारना है, अच्छे से समझ होनी चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं इसका क्या फायदा है, कहाँ, कब और कैसे इस चीज को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सब हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सिखाता है। अगला क्वेश्चन है, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन सम पिलर्स, हाउ मेनी पिलर्स डज इट हैव? सो देखिए, इसमें कुछ स्तंभ होते हैं जिन स्तंभों के आधार पर ये कार्य करता है। सो एनईपी 2020 में टोटल होते हैं कितने स्तंभ? 5 स्तंभ, जिसके नाम भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला इसका पिलर है एचएस। एचएस का मतलब होता है कि कोई भी बच्चा, चाहे आप किसी भी कास्ट से हो, किसी भी लोकेशन से हो, किसी भी जेंडर से हो, आप यहाँ पर बराबर लेवल का आपको अधिकार है। इजीली आप कहीं पर भी बैठ करके एनईपी 2020 से कोर्सेज का बेनिफिट उठा सकते हो, या फिर इसमें जो भी एलिमेंट्री एजुकेशन सर्विसेज दी जाती हैं उसका भी फायदा उठा सकते हो। दूसरा है इक्विटी। एसएस का मतलब होता है पहुंच। ठीक है, इक्विटी हमें बोलती है कि हर एक स्टूडेंट जो भी एनईपी 2020 के अंडर आता है उसको इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट दिया जाएगा, यानी कि व्यक्तिगत तौर पर उसकी मदद की जाएगी। उनको कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी है, तो एनईपी कहता है कि उनका जरूर हम मदद करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वालिटी। इसमें हमेशा क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है जो कि एक स्टूडेंट को एग्जाम क्वालिफाई करने के साथ साथ ये भी बताती है कि जो आप पढ़ रहे हो वो रियल लाइफ में कहाँ पर आपके काम आएगा। चौथे नंबर पर आता है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी हमें कहता है
कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहे कोई स्टूडेंट गरीब परिवार से है तो ज़्यादा महँगी एजुकेशन नहीं ले सकते। तो इसीलिए एनईपी 2020 कहता है कि ये सबके लिए अफोर्डेबल है। कोई भी इसमें कोर्सेज़ को ईज़िली फॉलो कर सकता है। स्पेशली ये जो फ्री एजुकेशन है वो 3 से 18 साल तक के बच्चों को दी जाती है। एंड 5वां पिलर है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी हमें बोलता है कि एक स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए कोई भी जो प्रोसीजर और पॉलिसीज होती हैं ये उन सबको फॉलो करता है, और जितने भी इम्प्रूवमेंट्स की अगर समय के साथ साथ जरूरत पड़ती है तो उन इम्प्रूवमेंट्स को भी ये अच्छे से फॉलो करेगा। दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। तो ये 5 पिलर्स हैं जिनके नाम एग्जाम में जरूर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनिशिएटिव ऑन एनईपी प्रायोरिटीज। सो नॉट एन इनिशिएटिव बोला है। सो एनईपी की कुछ प्रायोरिटीज हैं, इन्होंने अपनी कुछ प्राथमिकताओं को अरेंज किया था। इसमें से कौन सी एनईपी की प्राथमिकता नहीं है? निपुण भारत, विद्या प्रवेश, नीति आयोग या फिर बाल वाटिका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निपुण भारत में निपुण का फुल फॉर्म होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी। ओके, सो ये आपके एनईपी 2020 की प्रायोरिटी में आता है। इसके बाद है विद्या प्रवेश। विद्या प्रवेश भी एनईपी 2020 के रूल्स को ही फॉलो करता है। एंड देन वी हैव नीति आयोग। नीति आयोग में नीति आयोग जो है ये किसी भी तरीके से एनईपी 2020 को फॉलो नहीं करता। ये एक एपेक्स एंड एडवाइजरी नॉन स्टैट्यूटरी पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है। ज्यादा डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, नीति आयोग पे एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी। अभी सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि ये एक थिंक टैंक है जो कि एनईपी पॉलिसीज को फॉलो नहीं करता। एंड लास्ट है आपके पास बाल वाटिका। बाल वाटिका एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि ग्रेड 1 से लेकर के उससे पहले के जो बच्चे होते हैं, क्लास फर्स्ट से छोटे बच्चे जो होते हैं, उन सब के रीडिंग, राइटिंग और ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करता है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रेकमेंड्स व्हाट। सो ये किस चीज पर फोकस करता है? ये फोकस करता है मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि बहुभाषीयता में। इसमें बहुभाषीयता का मतलब ये होता है कि आप लोगों की जो मदर टंग है, ये कहते हैं कि जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आपकी मदर टंग को ध्यान में रखते हुए ही आप लोगों को चीजें सिखाई जाएंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप महाराष्ट्र से हो, सो एनईपी 2020 बोलता है कि 5th क्लास तक के जो बच्चे हैं, एटलीस्ट उन स्टूडेंट्स को उनकी मदर टंग में ही पढ़ाया जाए। ओके, सो ये मल्टी लिंगुअलिज्म होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन प्रोमोटेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी। सो इसमें कहा है कि एनईपी 2020 में ऐसी कौन सी वो चीज नहीं है जो कि प्रमोट नहीं की जाती, जो कि एनईपी 2020 के द्वारा रिलेटेड टू स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी। ओके, विकलांग छात्रों से रिलेटेड एनईपी किन चीजों पर ध्यान नहीं देता, बस ये इसमें पूछा है। ऑप्शंस है अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, one-on-one teachers and tutors, compulsory special education and suitable technological interventions. Okay, so इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कंपल्सरी स्पेशल एजुकेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, एनईपी कभी भी नहीं बोलता कि विकलांग बच्चों को कंपल्सरी स्पेशल एजुकेशन दी जाए। इनको यही होता है कि एक विकलांग बच्चे पर एक टीचर प्रोवाइड करवाया जाए, एक ट्यूटर प्रोवाइड करवाया जाए। ठीक है, पीयर ट्यूटरिंग पर ये फोकस करता है, यानी कि बच्चे आपस में ही बातचीत के थ्रू, गेम्स के थ्रू सीखें। ऐसा नहीं है कि इनको कोई स्पेशल एजुकेशन अलग से दी जाए और इनको कुछ अलग फील करवाया जाए। ये चीजें एनईपी में लिखी गई हैं। अगला है, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीसीई। सो ईसीसीई का मतलब होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। डायरेक्ट डेफिनेशन याद रखिए, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। Next question is National Education Policy 2020 proposes pedagogical shift from what to what. So देखिए एनईपी 2020 कौन सी चीज से किस दूसरी चीज पर शिफ्ट हो गया है पेडागोजिकली। सो ऑप्शंस है कंस्ट्रक्टिविज्म से बिहेवियरिज्म, यानी कि रचनावाद से आचरण पर, रोट लर्निंग से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये हमने अभी पढ़ा था कि रट्टा मारते थे पहले, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट लर्निंग पर ध्यान दिया जा रहा है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग
से ड्रिल एंड प्रैक्टिस। सो अभी हमने देखा था कि ड्रिल वाला काम तो बिल्कुल भी एनईपी जो है वो नहीं मानता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग टू असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए मूल्यांकन करना या सीखने का मूल्यांकन करना। सो आप लोगों को अब तक आंसर मिल चुका होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ये बोलता है कि पहले जो रट्टा मारकर बच्चों को स्कूल्स में पढ़ाया जाता था वो चीज अब नहीं होगी। स्पेशली हिस्ट्री के जो टीचर्स रहते थे, मैक्सिमम टाइम्स हिस्ट्री ऐसे ही पढ़ाई जाती थी। अभी कहा है कि बच्चों को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करवाना है। ओके, अगला है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस व्हाट। सो ये क्या क्या चीजों का प्रस्ताव देती है। रिडक्शन इन कंटेंट ऑफ स्कूल करिकुलम, ये बोलती है कि स्कूल का जो पाठ्यक्रम है उसमें थोड़ी सी सिलेबस कम कर दिया जाए थोड़ा सा, ताकि बच्चों को थोड़ा हल्का हो जाए। तो ये भी बोलती है कि थोड़ा चाहे कम सिलेबस हो, रिडक्शन हो जाए उनके कंटेंट में, लेकिन अच्छा कंटेंट हो। दूसरी चीज आ जाती है इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल करिकुलम, यानी कि स्टूडेंट्स को किन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है उस अकॉर्डिंग उनको वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, बिल्कुल सही। तीसरा है एम्फेसाइज ऑन रोट लर्निंग, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। चौथा ऑप्शन बोलता है एम्फेसिस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, तो क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों की बढ़ानी चाहिए, बच्चों को गेम्स के थ्रू, ठीक है, पजल्स के थ्रू चीजें सिखाई जानी चाहिए ताकि वो अच्छे से पढ़े और क्रिटिकल थिंकिंग भी उनकी एनहांस हो। सो करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 4, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है एज पर एनईपी 2020 प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज विल बी द मेंबर ऑफ द फॉलोइंग। सो ये किसके मेंबर होते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, सो ये पूछा गया है, आंसर ऑप्शंस है नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल या फिर जनरल एजुकेशन काउंसिल। सो जब भी हम एनईपी की बात करते हैं तो बिना सोचे समझे आप डायरेक्टली जा सकते हो जनरल एजुकेशन काउंसिल पे। बस ये चीज आपको याद रख लेनी है। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, बोला है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज। ठीक है, यानी कि एनईपी 2020 बोलता है कि स्टूडेंट्स के करिकुलम, उनकी चीजों पर ध्यान देने के साथ साथ हमें टीचर्स पर भी ध्यान देना है कि टीचर में भी एक क्वालिटी होनी चाहिए कि कैसे वो बच्चों को समझा रहे हैं, कैसे वो हर चीज को एग्जाम्पल्स के साथ समझा रहे हैं। सो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज जो है, ठीक है, दैट विल बी द मेंबर ऑफ विच काउंसिल। सो ये होते हैं जनरल एजुकेशन काउंसिल के मेंबर। ये एक नई काउंसिल है जो कि एनईपी 2020 के साथ ही बनाई गई है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नया नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी क्लासेस क्लास 1 to 5 will consist of which of the following stages according to NEP 2020। 5 plus 3 plus 3 plus 4, इस वाली पॉलिसी को NEP 2020 फॉलो करता है, जिसमें कि हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को, अपने जितने भी साल होते हैं +2 तक, उनको डिवाइड कर दिया गया है इस फील्ड में। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा गया है आप लोगों से कि बताइए क्लास 1 से लेकर 4 जो है वो कौन से स्टेज में आता है। तो ये आपका प्रेपरेटरी, मिडल या फाउंडेशनल स्टेज आता है। तो देखिए, उससे पहले मैं आपको एक ही चीज क्लियर कर देती हूँ, वैसे तो ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है कि 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। वो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये वाले स्टेजेस को भी आप अच्छे से समझ जाओगे। इसमें जो 5 है, इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके फाउंडेशन स्टेज को यहाँ पर बिल्ड करना है अच्छे से। ओके, इसके बाद जो 3 बोलता है, 3 का मतलब है कि प्रेपरेटरी स्टेज है ये। नेक्स्ट इज 3, ये ईयर्स हैं, 5 साल, 3 साल, 3 साल और 4 साल। ठीक है, ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो है यहाँ पर, बस मैं आपको फटाफट से बता रही हूँ। अगला जो 3 ईयर है वो है आप लोगों का मिडल स्टेज, और बाकी का जो 4 है वो है आप लोगों का सेकेंडरी स्टेज। सो इस अकॉर्डिंग एनईपी 2020 के हिसाब से हर एक चीज को डिवाइड किया गया है। ओके, सो इसमें कहा है, हमसे पूछा है क्लास 1 से लेकर के 4। सो क्लास 1 से लेकर के 4 तक होता है आपका प्रेपरेटरी एंड फाउंडेशनल स्टेज, प्रेपरेटरी एंड फाउंडेशनल स्टेज। ओके, सो इस तरह से स्टूडेंट्स, ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको अच्छे से जरूर फॉलो कीजिए। जो भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आपने अभी नहीं पढ़े हैं, क्योंकि ये क्विक रिविजन वीडियो है इसलिए मैं फटाफट से आगे बढ़ती गई।
ठीक है, सो जो भी कॉन्सेप्ट है, डिटेल्ड वीडियो है, वो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।